नमस्कार। आज के इस खास चर्चा में हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के धड़कते हुए दिल यानी लोकसभा के उस विशाल ढांचे और कार्यप्रणाली का एक निष्पक्ष और गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ कोई एक आम इमारत नहीं है। इसके पीछे कड़े नियमों और प्रक्रियाओं का एक ऐसा जबरदस्त तंत्र काम कर रहा है जो पूरे देश की विधायी दिशा तय करता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के हमारे विश्लेषण का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम लोकसभा की संरचना से शुरुआत करेंगे, फिर इसके सत्र और कार्य के घंटों को समझेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण, शपथ और गणपूर्ति यानी कोरम की बात करेंगे और अंत में सबसे दिलचस्प हिस्से प्रश्नकाल की प्रक्रिया पर नजर डालेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं भाग ए की, जो है लोकसभा की संरचना। संविधान ने सदन के लिए एक बहुत ही सख्त अधिकतम सीमा तय की है और वो नंबर है 552। अब इसे थोड़ा तोड़कर समझते हैं। इन 552 में से ज्यादा 530 सदस्य सीधे राज्यों के चुनाव क्षेत्रों से चुनकर आते हैं। इसके अलावा 20 सदस्यों की सीमा हमारे केंद्र शासित प्रदेशों के लिए रखी गई है। और अगर कभी ऐसा लगे कि एंग्लो इंडियन समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वहां से 2 सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। बिल्कुल सीधा और स्पष्ट हिसाब। संरचना के बाद अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, जहां हम इसके सत्र और कार्य के घंटों को समझेंगे। देश का विधायी काम पूरे साल बिना रुके चलता रहे, इसके लिए संसदीय कैलेंडर को मुख्य रूप से 3 सत्रों में बांटा गया है। साल की शुरुआत होती है सबसे महत्वपूर्ण बजट सत्र से, जो फरवरी से मई तक चलता है। फिर बीच में आता है मानसून सत्र, जिसका समय जुलाई से सितंबर के बीच का है। और आखिर में साल का समापन होता है नवंबर से दिसंबर तक चलने वाले शीतकालीन सत्र के साथ। अगर कार्यकाल की बात करें तो पहली बैठक की तारीख से लोकसभा की मानक अवधि ठीक 5 साल होती है। लेकिन संविधान निर्माताओं ने हर स्थिति के बारे में सोचा था। मान लीजिए देश में कभी आपातकाल लागू हो जाए तो क्या होगा? ऐसे में संसद कानून बनाकर इस अवधि को बढ़ा सकती है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसा एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए ही किया जा सकता है। और हाँ, आपातकाल खत्म होने के बाद ये विस्तार किसी भी हाल में 6 महीने से ज्यादा नहीं खींच सकता। चलिए, अब रुख करते हैं भाग 3 का। ये हिस्सा काफी औपचारिक और भव्य है, जो है राष्ट्रपति का अभिभाषण। ये पूरी प्रक्रिया इतने सख्त प्रोटोकॉल के साथ होती है कि इसे देखकर किसी को भी गर्व महसूस हो। जैसे ही राष्ट्रपति एक बहुत ही गरिमामय जुलूस के रूप में सेंट्रल हॉल में प्रवेश करते हैं, मार्शल जोरदार आवाज में उनके आगमन की घोषणा करते हैं। ठीक उसी समय गैलरी से 2 तुरही वादक तब तक तुरही बजाते रहते हैं जब तक राष्ट्रपति अपने मंच तक नहीं पहुंच जाते। इसके बाद सदन के सभी सदस्य सम्मान में खड़े होते हैं और राष्ट्रगान गूंज उठता है। यहाँ अनुशासन और शालीनता का स्तर देखने लायक होता है। इस गरिमामय अभिभाषण के तुरंत बाद शुरू होती है धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा। अब इस चर्चा में पूरे प्रशासन के कामकाज को लेकर काफी लंबी चौड़ी बहस हो सकती है, लेकिन एक बहुत ही सख्त और दिलचस्प नियम है। राजनीतिक वाद विवाद या छीटाकशी में राष्ट्रपति का नाम बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। क्यों? क्योंकि अभिभाषण में जो भी नीतियां बताई जाती हैं, उनके लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार होती है, राष्ट्रपति नहीं। अब हम भव्य समारोहों से निकलकर रोजमर्रा के नियमों पर आते हैं। भाग 4, शपथ और गणपूर्ति, जिसे हम कोरम भी कहते हैं। आपको क्या लगता है, एक नवनिर्वाचित सांसद सीधा जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ सकता है? जी नहीं, उसे एक बहुत ही सटीक प्रक्रिया से गुजरना होता है। सबसे पहले उन्हें निर्वाचन अधिकारी का प्रमाणपत्र दिखाना होता है। फिर वे महासचिव की मेज तक जाते हैं, अध्यक्ष पीठ की ओर मुख करके अपनी शपथ लेते हैं और अंत में एक विशेष रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर करते हैं। तभी जाकर उनकी सीट पक्की होती है। ये उस संवैधानिक शपथ का मूल वाक्य है जो हर सदस्य के लिए अनिवार्य है। और इसमें एक बहुत ही शानदार नियम ये है कि कोई भी सदस्य संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा में अपनी शपथ ले सकता है। लेकिन प्रशासन के लिए चीजें आसान रहें, इसके लिए उन्हें सदन की बैठक शुरू होने से कम 1 घंटा पहले बताना होता है कि वे किस भाषा का चुनाव कर रहे हैं। 55, ये सिर्फ कोई रैंडम संख्या नहीं है, ये लोकसभा का कोरम है। इसका मतलब है कि सदन की कार्यवाही शुरू करने के लिए कम से कम 55 सदस्यों का मौजूद होना अनिवार्य है। अगर पीठासीन अधिकारी को मिलाकर भी 55 लोग मौजूद नहीं हैं, तो बाकायदा घंटी बजाई जाती है। और अगर घंटी बजने के बाद भी कोरम पूरा ना हो, तो अध्यक्ष के पास सदन को स्थगित करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता।
एक बार जब कोरम पूरा हो जाता है तो सदन बिल्कुल घड़ी की सुइयों के हिसाब से काम करता है। दिन की शुरुआत सुबह 11 बजे होती है और पहली बैठक दोपहर 1 बजे तक चलती है। इसके बाद ठीक 1 घंटे का लंच ब्रेक होता है। फिर दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक का दूसरा सत्र चलता है। ये शेड्यूल दिखाता है कि संसदीय कामकाज कितना अनुशासित और समय का पाबंद होता है। और अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे बारीक हिस्से पर आते हैं। भाग 5, प्रश्नकाल की प्रक्रिया। संसदीय दिन का सबसे अहम काम शुरुआत में ही हो जाता है। सदन की बैठक का बिल्कुल पहला घंटा खास तौर पर मंत्रालयों से उनके काम का हिसाब मांगने के लिए रिजर्व होता है। लोकतंत्र में सरकार की जवाबदेही तय करने का इससे ज्यादा शक्तिशाली औजार शायद ही कोई और हो। यहाँ जो चीज सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है इसका रोटेशन सिस्टम। भारत सरकार के सभी मंत्रालयों को ए से लेकर ई तक 5 समूहों में बांट दिया गया है और हर ग्रुप के लिए हफ्ते का एक दिन तय है। ये व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि कोई भी मंत्रालय जवाब देने से बच न सके और हर हफ्ते उन्हें सवालों का सामना करना ही पड़े। पर मंत्रालयों से सवाल पूछने की राह इतनी आसान नहीं है। एक प्रश्न को मंजूरी मिलने के लिए कम से कम 15 दिनों का स्पष्ट नोटिस देना पड़ता है और आज के इस डिजिटल जमाने में भी एक बहुत ही कड़ा नियम है। सवाल पर किए गए हस्ताक्षर बिल्कुल असली स्याही में होने चाहिए और वो पहले से दिए गए नमूने से हूबहू मेल खाने चाहिए। डिजिटल सिग्नेचर, फैक्स या ईमेल यहाँ बिल्कुल नहीं चलते। मुख्य रूप से प्रश्न 2 तरह के होते हैं। पहले होते हैं तारांकित यानी स्टार लगे हुए प्रश्न। इनमें सदन के अंदर मंत्री से सीधे मौखिक जवाब मांगा जाता है और सबसे बड़ी बात, यहाँ मंत्री से उसी समय क्रॉस क्वेश्चन या पूरक सवाल पूछे जा सकते हैं। दूसरी तरफ होते हैं अतारांकित प्रश्न। इनका केवल लिखित जवाब मिलता है और इन पर सदन में तुरंत कोई बहस या अतिरिक्त सवाल नहीं हो सकता। 20 यह एक ऐसी सीमा है जिसे पार नहीं किया जा सकता। किसी भी एक दिन में मौखिक उत्तर के लिए अधिकतम 20 तारांकित प्रश्न ही लिस्ट में शामिल किए जा सकते हैं। सदन के पास समय सीमित होता है, इसलिए इस आंकड़े को सख्ती से लागू किया जाता है। लेकिन जरा इस आंकड़े को देखिए, जब बात लिखित या अतारांकित प्रश्नों की आती है तो ये लिमिट सीधे 230 तक पहुंच जाती है। ये बड़ा अंतर हमें बताता है कि सदन के अंदर रोजाना कितने विशाल पैमाने पर डेटा और जानकारी का आदान प्रदान हो रहा है। 230 लिखित जवाबों का मतलब है कि हर दिन बड़े स्तर पर सरकारी कामकाज की जानकारी सीधे पब्लिक डोमेन में आ रही है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ भी पूछ ले। अध्यक्ष महोदय के पास सवालों को फिल्टर करने के कड़े नियम होते हैं। अगर कोई सवाल 150 शब्दों से ज्यादा लंबा है, सिर्फ अखबारी अफवाहों पर आधारित है, बहुत ही पुराने ऐतिहासिक आंकड़े मांग रहा है या फिर महज किसी लोकल प्रशासन के रोजमर्रा के काम से जुड़ा है, तो उसे तुरंत खारिज कर दिया जाता है। सवालों का सीधा और राष्ट्रीय महत्व का होना बेहद जरूरी है। और इन सभी नियमों के ऊपर एक और नियम है जो हर सांसद पर लागू होता है। किसी भी एक सदस्य के एक दिन में कुल मिलाकर अधिकतम 5 प्रश्न ही स्वीकार किए जा सकते हैं। ये नियम इसलिए है ताकि सदन में सबको बराबर का मौका मिले और कोई एक ही व्यक्ति या पार्टी पूरे प्रश्नकाल पर अपना कब्जा न जमा ले। तो इन तमाम प्रक्रियाओं और नियमों को गहराई से समझने के बाद सोचने वाली बात यह है कि हम अक्सर लोकतंत्र के बड़े बड़े आदर्शों और भाषणों की चर्चा करते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत में ये पूरा का पूरा विशाल सिस्टम इन बारीक, गणितीय और बिना किसी समझौते वाली प्रक्रियाओं पर टिका हुआ है। क्या ऐसा नहीं लगता कि ये सख्त नियम ही वो असली कवच हैं जो हमारे लोकतंत्र को हर दिन सुचारू रूप से चलाते हैं और उसे सुरक्षित रखते हैं? इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।